51 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि नेशनल इनकम अगर वाई है तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला होगा। तो अगर आपने 12वां क्लास का एनसीईआरटी पढ़ा है तो वहां पे बताया जाता है कि एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग इन्फ्लेशन निकालते हैं। तो सी प्लस वाई सॉरी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम जो होता है फॉर्मूला होता है जीडीपी निकालने का। सी प्लस आई प्लस जी प्लस हो जा रहा है, नहीं होगा। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स प्लस एम, ये भी नहीं होगा। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इन्फ्लेशन टैक्स, इन्फ्लेशन टैक्स क्या होता है। तो इन्फ्लेशन कोई वास्तविक रूप से टैक्स नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि अगर मुद्रास्फीति आ रही है तो आपके पैसे जो आपके पास रखे हुए हैं उसकी वैल्यू घट रही है। ठीक उसी तरीके से जैसे सरकार हमसे टैक्स ले लेती है तो हमारी इनकम की एक भाग सरकार के पास जाने पे हमारे खर्च करने की क्षमता घट जाती है। तो यहां पे क्या कह रहा है कि ये क्या लीगल टैक्स है जो सरकार को दिया जाता है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर क्या कह रहा है, इट इज द डिग्री ऑफ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैश हेल्ड बाय द पीपल, जो हमने अभी आपको बताया, यानी कि दूसरा सही है, करेक्ट निकालना है, यानी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, इंडियन करेंसी सिस्टम वॉज कन्वर्टेड इनटू डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम यानी कि 1 रुपए में 100 पैसे होंगे। ये किस एक्ट के द्वारा तय किया गया था। हालांकि ये घटना घटित हुई थी 1957 में, लेकिन ये किया गया था इंडियन कॉइनेज एक्ट 1955 के द्वारा। उससे पहले क्या होता था, पैसे जो रुपए जो होते थे वो पैसे में नहीं आने में टूटते थे, और 16 आने में 1 रुपए होते थे। आपने बहुत बूढ़े बुजुर्गों को सुना होगा ये कहते हुए कि भाई आपने की बात तो 16 आने सही कही, यानी कि आपकी बात 100% सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में बोला गया है आंसर देखने के लिए। क्या क्या बोला जा रहा है, द एग्रीकल्चर सेक्टर व्हेन द इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिमेन ओवरड्यू फॉर 2 सीजंस फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए 2 फसल सीजन नहीं, 1 फसल सीजन में अगर रिपेमेंट नहीं होता है तब उसको एनपीए कहा जाता है, यानी पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। एंड an asset which remains in substandard category for a period of 12 month is categorized as doubtful asset, बिल्कुल सही है। अगर साल भर अगर एनपीए रहता तो वो सबस्टैंडर्ड एसेट होता, साल भर अगर सबस्टैंडर्ड एसेट रहा तो वो डाउटफुल एसेट कहता है, और 36 महीने तक डाउटफुल एसेट रहा तो उसको हम लोग लॉस एसेट कहते हैं। तो दूसरा कहानी सही है। तो यहां पे निकालना है इनकरेक्ट। तो कौन सा इनकरेक्ट है, तो पहला इनकरेक्ट है, यानी ए इसका सही उत्तर होगा। स्मॉल फिनांस बैंक, स्मॉल फिनांस बैंक किसके द्वारा, कौन सी कमिटी के द्वारा सजेस्ट किया गया था, तो 2014 में नचिकेत मोर कमिटी द्वारा सजेस्ट किया गया था। ना सिर्फ स्मॉल फिनांस बैंक बल्कि पेमेंट बैंक की भी स्थापना होनी चाहिए। 56, बैंक रेट और बेस रेट, इनके बारे में कुछ कथन है, उसके बारे में हमको बताना है। अंडर नो सर्कमस्टांसेस एनी कमर्शियल बैंक कैन लेंड बिलो बेस रेट। बेस रेट के नीचे कोई बैंक लेंड कर ही नहीं सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप बैंक के कुछ विशेष दर्जे के कस्टमर, जैसे आप आरबीआई के गाइडलाइंस के द्वारा, या फिर इवन कि बैंक के अगर आप खुद के एम्प्लॉई हो, तो बैंक आपको बेस रेट से नीचे लोन दे सकती है। बैंक रेट इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग पेनाल्टी, बिल्कुल सही। अगर आप सीआरआर मेंटेन नहीं करते, एसएलआर मेंटेन नहीं करते, तो आपको कितने पेनाल्टी के साथ जमा करना होगा, ये बैंक रेट के माध्यम से तय होता है, यानी दूसरा सही है। तो दूसरा करेक्ट निकालना है। करेक्ट कहां है, बी में। फिस्कल डेफिसिट गिव्स द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट। टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट को हम लोग कहते हैं बजटरी डेफिसिट, यानी वो फिस्कल डेफिसिट नहीं है। ये क्या बताता है, अगला क्या, बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ये सरकार के कर्ज लेने की लिमिट को बताता है। तो दूसरा सही है, तो कहां है, करेक्ट बी। 58 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट को 2 भागों में बांटा जाता है, टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट कहां दिख रहा है हमको, पहले और दूसरे में। पहला और दूसरा कहां दिख रहा है, ए में। 59 जीएसटी काउंसिल के बारे में प्रश्न है। इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये आर्टिकल 279 ए के द्वारा स्थापित होता है, बिल्कुल होता है। 3/4 मेजोरिटी से इसके डिसीजंस लिए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्या कहता है, वोटिंग पावर इन द काउंसिल इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर स्टेट के बीच में बराबर पावर होते हैं, नहीं, 1/3 होता है सेंटर के पास, 2/3 होता है स्टेट के पास, यानी ये गलत हो गया। चूज द करेक्ट आंसर चूज करना है। पहला और दूसरा सही है, पहला दूसरा सही कहां मिल रहा है, ए में मिल रहा है। 60 विच रेट
द रेट विच द इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड इन इंडिया इज कॉल्ड, जिस दर पे हमारे देश में इनकम टैक्स लगता है उसको क्या कहा जाता है? तो वो जो टैक्स होता है वो डिग्रेसिव रेट होता है। डिग्रेसिव रेट यानी पहले ये प्रोग्रेसिव होगा और उसके बाद ये प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिग्रेसिव रेट कहते हैं। चलिए फिर मैच द फॉलोइंग है। विश्वेश्वरैया प्लान, ए का क्या होगा कि पहली बार प्लानिंग कैसी हो नहीं हो ये बताया गया था, तो वो उसी के आधार पे आगे प्लानिंग की ये किया गया था। ए का दो, ए का दो शायद एक ही में है यानी बी में है, तो वही आंसर हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान क्या कहा था कि देश के आगे बढ़ने के लिए स्टेट का इंटरवेंशन होना जरूरी है, यानी बी का 4। चलिए सी में गांधीयन प्लान, गांधी जी कभी भी प्लानिंग के पक्षधर तो नहीं थे, लेकिन गांधीयन प्लान जो आया था वो कहा गया था कि स्टेट का डोमिनेंस नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे अगेंस्ट द डोमिनेंट रोल ऑफ स्टेट इकोनॉमी। पीपल्स प्लान किस पे बेस्ड था भाई? मार्क्सिस्ट सोशलिज्म पे। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा 62। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च टू 1974-75 में, 1974-75 में लॉन्च किया गया था, ये देखने के लिए कि जितनी इरिगेशन व्यवस्था है क्या उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या फिर उतना लाभ मिल रहा है कि नहीं। तो यहां पे बी में वो ऑप्शन हमको दिख जा रहा है जो इसका सही उत्तर होगा। 63 क्या कह रहा है भाई? पॉवर्टी लाइन के बारे में पूछ रहा है कुछ। ट्रांजिट पुअर्स आर दोज हु हैव परमानेंटली कम आउट ऑफ पॉवर्टी। ऐसा नहीं है भाई, पॉवर्टी लाइन से जो अंदर बाहर आते जाते रहते हैं उनको हम लोग ट्रांजिट पुअर कहते हैं, यानी पहला खत्म है। फिर कहता है चर्निंग पुअर आर दोज हु रेगुलरली लिव इन पॉवर्टी, उसको हम लोग ऑलवेज पुअर कहते हैं, जिनकी स्थिति हमेशा पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है, यानी दूसरा भी गलत है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो ना तो एक सही है ना तो दो ही सही है, यानी डी आंसर होगा। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है? तो 2023 में हम लोग 38वें रैंक में थे 139 कंट्रीज में के बीच में, और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। 35 सेस, सेस के बारे में कुछ ये है, यहाँ पे क्या रहा है कि सेस की पॉलिसी भारत में 1991 में लागू हुई थी, नहीं भाई 2005 में हुई थी। तो बाबा कल्याणी कमेटी जो है वो सेस से संबंधित है, बिल्कुल सही। फिर क्या कह रहा है? एब्सेंस ऑफ क्लियर एग्जिट मैकेनिज्म, यानी कि कैसे सेस अगर आपने स्थापित कर दिया तो सेस को बंद करने की क्या सिस्टम है, ये हमारे देश में क्लियर नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी दूसरा और तीसरा सही है। तो करेक्ट खोजना है हमको, तो दूसरा और तीसरा कहां मिल रहा है? सी में मिल रहा है। चलिए रीर, रीर यानी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, उसको देखना है। द रीर ऑफ द रूपी इज अ वेटेज एवरेज ऑफ एक्सचेंज रेट बिटवीन द करेंसीज ऑफ इंडियाज मेजर ट्रेडिंग पार्टनर। क्या भारत के ट्रेडिंग पार्टनर की तुलना में इंडिया की करेंसी को रीर कहा जाता है? नहीं, उसको नीड कहा जाता है, यानी रीर के जगह यहाँ पे नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अगर लिखा रहता तो वो सही होता है, यानी पहला वाला आंसर ऑप्शन गलत है। दूसरा, the rise in rear renders export becoming more expensive to foreign and it decreases the export earning। rear बढ़ जाने का मतलब क्या हुआ कि आपका एक्सचेंज रेट बढ़ गया। एक्सचेंज रेट बढ़ने का मतलब हो गया कि अब विदेशी आपसे सामान खरीदेंगे तो उनको ज्यादा डॉलर खर्च करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे देश की बिक्री में कमी आएगी। तो बिल्कुल दूसरा बात सही लिखा गया है, तो करेक्ट निकालना है। करेक्ट कौन सा है? बी है। चलिए 67 नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में हमसे कुछ बातें पूछी गई, ये देखना होगा। बोल रहा है क्या? पर्सनल इनकम जो होता है वो पार्ट ऑफ नेशनल इनकम रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड, तो बिल्कुल पर्सनल इनकम वही होता है। नेशनल इनकम होता है इट्स अ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट कॉस्ट, ना नहीं होता है। नेशनल इनकम जो होता है वो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? इट इंक्लूड्स पार्ट ऑफ इनकम प्रॉफिट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में ना सिर्फ वो भाग जो कंपनी ने आपको नहीं दिया है लाभ का वो होता नहीं होता, साथ ही साथ क्या नहीं होता? कंपनी को होता जो निगम कर दिया जाता वो नहीं होता, और साथ ही साथ इसमें से वो घटा दिया जाता है जो आपने पर्सनल टैक्स के रूप में या फाइन के रूप में पे किया है, तो ये भी सही है, यानी पहला और तीसरा सही है। इनकरेक्टली मैच्ड, हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स इज आर इनकरेक्टली मैच, तो कितने इनकरेक्टली मैच है? तो एक इनकरेक्टली मैच्ड है जो कि दूसरा है, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 68 मॉनेटरी पॉलिसी डिफरेंट फ्रॉम फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी से मॉनेटरी पॉलिसी अलग क्यों होता है? क्योंकि फिस्कल पॉलिसी जो होता है वो क्रेडिट और
लिक्विडिटी पे काम करता है, जबकि जो मॉनेटरी पॉलिसी सॉरी फिस्कल पॉलिसी वो काम करता है सरकार के टैक्स और एक्सपेंडिचर पे, और मॉनेटरी पॉलिसी काम करता है क्रेडिट और लिक्विडिटी के आधार पे। यानी कि इंस्ट्रूमेंट ही अलग है जिसके ऊपर दो संस्थाएं काम करती है, यानी कि बी। अकॉर्डिंग टू लैफर कर्व राइजिंग टैक्स रेट, लैफर कर्व क्या होता है भाई, आर्थर लैफर के द्वारा बताया गया था कि जैसे जैसे सरकार टैक्स बढ़ाती है वैसे वैसे सरकार की इनकम बढ़ती जाएगी, एक पॉइंट पे आके सरकार की इनकम स्थिर हो जाएगी, और उससे ज्यादा अगर टैक्स बढ़ाओगे तो सरकार की इनकम घटने लगेगी। यानी कि टैक्स के रेट को बढ़ाने पे सरकार की इनकम बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ सकती है, और घट भी सकती है। ऐसा ऑप्शन हमको मिल रहा है ऑप्शन डी में। 70, ऐसी करेंसी जिसका फेस वैल्यू और मेटालिक वैल्यू सेम हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको फुल बॉडीड मनी कहते हैं। चलिए 71, द डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस डिपेंड्स लार्जी सट्टेबाजी प्रयोजन के लिए आप क्या करोगे भाई, आपको पैसा आप अपने पास रखोगे तो आपको ब्याज नहीं मिलेगा, और बैंक में रखो तो ब्याज मिलेगा, तो जितनी ज्यादा ब्याज मिलेगी आप पैसे उतनी ज्यादा बैंक में रखोगे। तो आप अपने पास पैसे कितना रखोगे इस बात पे निर्भर करता है कि आपका क्या प्रोस्पेक्टिव है कि आने वाले दिनों में ब्याज दर बढ़ेगी या फिर घटेगी, यानी कि इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है। 72 क्या कहता है, करेंसी विद पब्लिक डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक टाइम डिपॉजिट ऑफ पब्लिक। इसमें M3 में क्या क्या आता है, तो M3 में तीनों चीजें आ जाती हैं, यानी डी इसका सही उत्तर होगा। 73, रिटेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग क्या होता है, ये होलसेल बैंकिंग का उल्टा होता है। होलसेल बैंकिंग में क्या होता है, जब कॉर्पोरेट को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसको होलसेल बैंकिंग कहते हैं, इंडिविजुअल को जब बैंकिंग सुविधा मिलती है उसको रिटेल बैंकिंग कहते हैं। यहां है, बी में है। चलिए 74, यूपीआई इज ओन एंड ऑपरेटेड बाई, बहुत आसान सवाल, एनपीसीआई 2016 है ना। द मार्केट फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म लोन इज कॉल्ड, बहुत शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म कह दिया है, वेरी शॉर्ट टर्म, बाकी सब तो शॉर्ट टर्म ही है, लेकिन इनमें से सबसे शॉर्ट टर्म कौन सा होता है, कॉल मनी होता है। 24 घंटे से कम के लिए जब एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देती है उसको हम लोग कॉल मनी कहते हैं। अगला, which was of the following was proposed as an international currency by Keynes at Bretton Woods conference। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में कीन्स साहब गए थे, उन्होंने कहा था कि एक देश की करेंसी नहीं बैंकोर को रखो जिससे कि दो देश आपस में आदान प्रदान करेंगे। लेकिन जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था वो स्थापित शुरू ही किया गया था डॉलर के डोमिनेंस को बनाने के लिए, इसलिए इस बात को खारिज कर दी गई थी। लेकिन इतिहास गवाह है कि उनकी इच्छा थी बैंकोर नाम का करेंसी बनाना। द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ से ज्यादा होता है, कम होता है, क्या होता है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि आपके जीवन स्तर में कितना सुधार हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ से ज्यादा हो जाएगा, वाइडर हो जाएगा। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, तो डब्ल्यू रोस्टॉव ने कहा था कि तीनों सेक्टर से होते हुए 5 अलग चरण से इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। कौन सा मैच नहीं कर रहा है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सही है, रोम में है, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी न्यूयॉर्क में। अच्छा, बैंक फॉर इंटरनेशनल जो सेटलमेंट है वो जिनीवा में नहीं है, ये 1930 में स्थापित किया गया था, कहाँ, बैसल में। बैसल कहाँ है, वहीं स्विट्जरलैंड में ही है, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। 80, द प्लान थ्रू विच मार्केट इज ऑफन नोन एज, मार्केट के माध्यम से जब ये किया जाता है, प्लानिंग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं भाई, उसको इंडिकेटिव प्लानिंग कहते हैं। एज गिनी कोफिशिएंट मूव फ्रॉम 0 to 1, 0 से 1 की तरफ बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि धन संपत्ति जितनी भी है वो समाज के सिर्फ एक वर्ग या एक आदमी तक सीमित हो गया है, तो क्या हो जाएगा भाई, इनकम इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। 82, अ रिकॉर्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस इन फाइनेंशियल एसेट्स, अच्छा फाइनेंशियल बोला गया, वित्तीय एसेट में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग कहां लिखते हैं, तो उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के। 83, सार्क कब बना था, सार्क बना था 1985 में, ढाका में बना था। कंसिडर द फॉलोइंग बॉडीज, IMF, IDA, IFC, मीगा, विच वन ऑफ द एफिलिएट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। अच्छा, वर्ल्ड बैंक किसको जोड़ के बनाया जाता है, तो IMF नहीं होता, IDA होता है, IFC होता है, मीगा होता है, इसके अलावा ICSID भी होता है और IBRD होता है, यानी कि B, C और D होता है, तो B, C और D कहाँ है, C में। चलिए 85, इन इंडिया ग्रांट इन एड्स आर गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट अंडर विच आर्टिकल, तो किस आर्टिकल के माध्यम से ग्रांट इन एड दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को, तो
275 के माध्यम से दिया जाता है, यानी कि बी से दिया जाता है। 86, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर यानी वाणिज्यिक पत्र के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो क्या जा रहा है, मनी मार्केट स्टेटमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, बिल्कुल होता है। ओनली शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आर एलिजिबल टू इशू, नहीं ऐसा नहीं होता। 4 करोड़ या उससे अधिक धनराशि वाली पूंजी वाली कोई भी कंपनी इसको जारी कर सकती है जिसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी हो। इट कैन बी इशूड फॉर मैच्योरिटीज बिटवीन 7 डेज एंड मैक्सिमम 1 ईयर, ये भी सही है। करेक्ट बताना है इसमें से, 1 और 3 करेक्ट है, 1 और 3 कहां है, सी में। 87, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विल डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होता है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने के लिए पैसे की मात्रा। तो बोल रहा है कि बूम पीरियड होगा, बूम पीरियड होगा तो जाहिर सी बात है ज्यादा सेवा और वस्तु बिक्री हो रही है तो ज्यादा पैसा घूमेगा। लेस फाइनेंशियल इंक्लूजन, लेस फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा यानी आप अपना पैसे बैंक में नहीं रखते, घर में रखते, घर में रखोगे तो क्या करोगे, ज्यादा इधर उधर बेचोगे, यानी कि ये भी क्या करेगा, पैसे के कहते हैं बैंक को दोगे तो बैंक किसी और को लोन देगी, और को लोन देगी तो और वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन आप पैसे अपने घर में रखोगे या सोने में रखोगे तो ये क्या होगा, वेलोसिटी को घटा देगी। डिपेंडेंसी और पीपल ऑफ नोन, लोन के माध्यम से आप चीजों को खरीदोगे। मोर पीपल इन द हैंड्स ऑफ पुअर, पुअर के हाथ में ज्यादा पैसा रहता है तो जाहिर सी बात है वो अमीरों से ज्यादा खर्चा कर देता है, मतलब प्रोपोर्शनेटली। तो बी आंसर होगा। ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर, इसके बारे में कुछ प्रश्न कथन दिए गए, उसको देखना है हम लोग को। इट इज अ टाइप ऑफ डेट सिक्योरिटी वेयर द होल ऑफ द डिबेंचर इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर एट द इश्यूअर्स नोटिस। तो नाम ही है कन्वर्टेबल, तो क्या होता होगा, डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि कन्वर्ट हो जाता है इक्विटी शेयर में, जो बिल्कुल सही कथन है। दूसरा, द रेशियो ऑफ कन्वर्जन इज डिसाइडेड बाय सेबी, नहीं, जारी करने वाली कंपनी डिसाइड करती है कि कन्वर्शन का रेशियो क्या होगा। आफ्टर कन्वर्शन द इन्वेस्टर एंजॉय द सेम स्टेटस एज ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, जाहिर सी बात है कि आपके डेट इंस्ट्रूमेंट को शेयर में कन्वर्ट कर दिया गया तो आपके पास भी वही अधिकार होंगे जो शेयर्स वाले के पास है, यानी कि ये भी सही है। 1 और 3 सही है। 1 और 3 कहां दिख रहा है भाई, तो डी में दिख रहा है। 89, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में कुछ बात कहा गया। द फर्स्ट स्टेट एग्जिबिट्स हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है द सेकंड स्टेट एग्जिबिट्स हाई बर्थ रेट बट लो डेथ रेट, इसमें हम लोग कब प्रवेश किए थे, 1921 में, तो यानी दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तो क्या बताना है भाई, सही बताना है, तो बोथ यानी दोनों सही है। 90, एमपीसी के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में कहा गया है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में देख रहे थे, क्या कहता है, दिस कमिटी इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ फिक्सिंग बेंचमार्क पॉलिसी रेट, तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कितना होगा ये सब यही तय करता है। It is responsible for containing inflation target at 4% with standard deviation of 2%, यानी 4% प्लस माइनस 2% के डेविएशन से ये इन्फ्लेशन रेट को मेंटेन करता है, ये भी सही है। फिर कहता है among the total members of the committee 4 members are from representative of the government of India, नहीं भाई 3 होते हैं, यानी तीसरा कथन गलत है, यानी पहला दूसरा सही है। पहला दूसरा सही कहां मिल रहा है, डी में मिल रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 91, क्वांटिटेटिव ईजिंग, क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी बाजार में पैसे की मात्रा बढ़ा देना। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज इन द इकोनॉमी, नहीं भाई, पैसे की मात्रा बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इट एक्ट्स एट स्टिमुलस फॉर द इकोनॉमी, जाहिर सी बात है पैसे की मात्रा बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो सेवा और वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो बिक्री बढ़ेगी, यानी इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा, ये बिल्कुल सही है। इट इज डन बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच के करती, नहीं भाई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेगी तो आपसे पैसा रख लेगी अपने पास, यानी पैसे की मात्रा घट जाएगी, यानी ये भी नहीं होगा, यानी सिर्फ दूसरा होगा करेक्ट, तो बी। चलिए 92 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स आर पार्ट्स ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को याद रखने के लिए रखिए, याद रखिएगा वो HR सीमा, वो मतलब वीकर सेक्शन, अदर, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ई से एजुकेशन, एम से माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ए से एग्रीकल्चर। तो इसमें से ऐसा कोई है जो इसमें नहीं हो, तो पांचों चीजें हैं, पांचों चीजें कहां मिलेंगी, सी में। 93, अच्छा करेंसी से संबंधित है। हॉट मनी हैज अ टेंडेंसी टू एस्केप इन एडवर्स सिचुएशन, बुरी स्थिति को देख के हॉट मनी भाग जाता है, बिल्कुल भाग जाता है, दूसरे देश में भाग जाता है, दूसरी अर्थव्यवस्था में भाग जाता है बेहतर रिटर्न के लिए। हार्ड करेंसी इज वन विच इज नॉट इजीली कन्वर्टेबल, ये तो गड़बड़ बात है भाई, हॉट करेंसी के लिए तो दुनिया मार कर रही है, तो कन्वर्ट होने के लिए पैदा हुआ है।
पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज मेड इन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, बिल्कुल सही है। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट इज मेड इन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, नहीं ग्रीनफील्ड नहीं, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में जब पैसा लगाते हो तो उसे ब्राउन फील्ड कहा जाता है, यानी चौथा गलत है। यानी सही कौन सा है? एक और तीन। एक और तीन कहां लिखा हुआ है? सी में लिखा हुआ है। 94, कंसिडर द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शन। बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शन में हम लोग को देखना है ट्रेड ऑफ गुड्स, ट्रेड ऑफ सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इनकम, लोन। विच ऑफ द ट्रांजैक्शन गिवन और डज नॉट बिलोंग टू करेंट अकाउंट। अच्छा, करेंट अकाउंट में कौन सा नहीं आता? तो करेंट अकाउंट में ट्रेड ऑफ गुड्स आता है, ट्रेड ऑफ सर्विसेज आता है, ये नहीं आता, ये नहीं आता। एक और दो आता है। एक और दो कहां है भाई? ए में है। चलिए 95, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है भाई? कि हमारे देश के कंपनीज एक्ट 2013 में कहा गया है कि हर कंपनी को अपने लाभ का 2% जो है समाज के उत्थान के लिए खर्चा करना है। तो यहां पे कह रहा है इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंडेटरी, बिल्कुल सही है, भारत ही है। The amount spent by company towards CSR cannot be claimed as business expenditure। क्या इसको सरकार कंपनी खर्चे के रूप में दर्शा सकती है? नहीं दर्शा सकती, यानी कि ये भी सही है। नो स्पेसिफिक टैक्स एग्जेम्पशन हैज बीन एक्सटेंडेड टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन CSR, ये भी बिल्कुल सही है। इंजेटी श्रीनिवास मैनल वाज रिलेटेड विद स्टडी ऑफ CSR, ये भी सही है, यानी चारों ही सही है। तो चारों कहां दिख रहा है? डी में दिख रहा है। 96, विजिबल एक्सपोर्ट और विजिबल इंपोर्ट। विजिबल एक्सपोर्ट और विजिबल इंपोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेड ऑफ गुड्स कहते हैं। ट्रेड ऑफ गुड्स किस में आता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड में आता है, यानी सी इसका सही आंसर होगा। 97, रियल नेशनल इनकम ग्रोथ रेफर्स टू। रियल नेशनल इनकम क्या होता है? जब नॉमिनल इनकम से ग्रोथ रेट से आप रियल इसको इन्फ्लेशन के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेते हो, तब वो रियल नेशनल इनकम कहलाता है। एडजस्टेड टू डिप्रिशिएशन रेट नहीं, कहाँ है? इन्फ्लेशन। रियल इनकम, नेशनल इनकम ग्रोथ एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन। 98, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एफडीआई कैन बी इक्विटी फाइनेंस ओनली, बिल्कुल। एफडीआई जब करते हो तो आपको किसी कंपनी का मालिकाना अधिकार लेना होता है 10% से 10% या उसके अधिक। एफआईए कैन बी बोथ डेट एंड इक्विटी, बिल्कुल। कंपनी शेयर भी खरीद सकती है 10% से कम और उधार भी दे सकती है। एफआईआईस आर कंपैरेटिवली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट देन एफडीआई, बिल्कुल सही। एफआईआई जो होते हैं आते हैं और जाते हैं, लेकिन एफडीआई जब आता है तो रहने के लिए आता है किसी देश में, यानी तीनों सही है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? ऑल 3, तीनों ही सही है। 99, एफ इन सरफासी स्टैंड फॉर। सरफासी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट। तो एफ से क्या हो गया? फाइनेंशियल हो गया, यानी डी। चलिए 100, आरबीआई राइजेस मनी सप्लाई थ्रू परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द मार्केट। आरबीआई परचेज करेगी तो मार्केट में पैसे की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, बिल्कुल सही है। लेकिन पैसे की मात्रा बढ़ाएगी क्यों? इंक्रीज इन मनी सप्लाई में रिजल्ट इन एक्सपेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही है कि आरबीआई ये करता क्यों है? ताकि बाजार में पैसे की मात्रा बढ़ने से इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट बढ़े, यानी ए इसका सही उत्तर होगा।